नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महमूद गजनी के बारे में। हिंदी में इसे गजनवी भी पढ़ा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि दी और एक ऐसा लुटेरा जो भारत में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार भारत में घुसा और बार बार लूट कर देश को लगभग सोने की चिड़िया कहने वाले देश को लगभग नुकसान पहुंचाकर चला गया। जितनी बार आया भारी भरकम तरीके से लूट मचाता चला गया। सोमनाथ के मंदिर तो को भी लूटा, तो कहा जाता है कि लगभग 1300 किलो से ज्यादा का सोना चांदी अपने साथ लूट कर ले गया था, जिसको कश्मीर के रास्ते से सीधा अफगानिस्तान तक पहुंचाया गया। एक ऐसा लुटेरा जिसने पूरे जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी नहीं हारा और फाइनली अपने मृत्यु के अंत तक कई सारी अलग अलग थ्योरीज लेके गया। कुछ लोगों का कहना था कि भाई बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन केवल अपनी सेना के लिए बहुत अच्छा था, अपने देशवासियों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी को वो चलाना चाहता था। एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने राज्य का विस्तार करना। विस्तार जैसे चाइना कर रहा है, वैसे पुराने अतीत में हमारे बहुत सारे राजाओं ने भी किया और विदेश में आने वाले लुटेरों यानी चोरों ने भी किया। खैर, मोहम्मद गजनी या महमूद ऑफ गजनी की बात अगर की जाए तो एक ऐसा लुटेरा जिसने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन एक ही मंशा रही है, केवल लूटने की। जबकि इसके बाद में जब मोहम्मद गौरी आया था तो गौरी ने कभी भी देश को लूटने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा इसको अपना राज्य, अपना देश बनाने की कोशिश करी, अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करी। वो लूटकर वापस नहीं जाना चाहता था, वो यहीं रहना चाहता था। जबकि गजनवी की बात करें तो ये हमेशा से लूटने के इरादे से ही आया था। तो अब बात करते हैं कि भाई अफगानिस्तान के अंदर, यहां पर ये अफगानिस्तान का आप ये मैप देख रहे हैं, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था उस टाइम पीरियड के अंदर। जब इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था तो उस समय में आप भी समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में कूदना रोकना ये छोटी सी रियासतें ही रोक सकती थी, अदरवाइज और कोई ताकत नहीं थी। वैसे भी हिंदू राजाओं में, क्षत्रिय राजाओं के अंदर आपस में काफी ज्यादा फूट पड़ी हुई थी। राजपूतों में इतनी ज्यादा फूट पड़ी हुई थी कि एक अगर युद्ध में हार रहा है तो दूसरा हंस के तालियां बजाता था, और प्रॉब्लम यह आती थी कि उसके कुछ ही समय बाद उस पर भी अटैक कर दिया जाता था। तो यहां पर अफगानिस्तान के अंदर यह है गजनी नाम का क्षेत्र। अभी तक गजनी पढ़े गजनवी पढ़े वो आपके ऊपर है, वो बोलने के एसेंट की बात आ जाएगी, दोनों एक ही चीज है। तो उस समय में अफगानिस्तान के अंदर दो ही सेक्शन होते थे, एक घोर यानी गौरी से संबंधित और एक गजनवी गजनी से संबंधित। दोनों ही आपस में विरुद्ध लड़ते रहते थे, जैसा कि हमें किताबों में मिला है। तो महमूद के बारे में पता चलता है कि 2 नवंबर 971 को गजनी नाम के रीजन के अंदर गजनवी का जन्म हुआ था। इनके पिता सुबुद्दीन जो थे एक टर्की स्लेव थे, जो गजनविद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं 977 के अंदर। और 977 में जब इसकी पूरी की पूरी नींव रखी जाती है तो नींव रखने के बाद में इनके 2 बच्चे, एक मोहम्मद गजनवी, दूसरा इस्माइल, काफी ज्यादा मेहनत करके अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को और ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दास वंश से होने के बाद इनको पता था कि जब तक एक्सपैंड नहीं करेंगे, अपने आप को लाएंगे नहीं, अपने देश का रूल नहीं चलाएंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप पैसा लाएं कहां से? रूल चलाने के लिए देश में जो आने वाला खर्चा है वो कहां से आए? तो जाहिर सी बात है पड़ोसी राज्यों को लूटो। पड़ोसी राज्यों में घोर हो गए या उनसे लड़े, उनके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद काबुल, कन्नौज, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देश तक घुसते चले आए। अब इनकी माता जी के बारे में भी बताया जाता है कि ईरान के एरिस्टोक्रेट की बेटी थी। उससे खैर कोई ज्यादा इतिहास के अंदर कोई रिलेटिविटी नहीं मिलती है, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि यहां पर गजनवी के इरादे जो थे उनके पिता सुबुद्दीन के बाद से ही सही नहीं चल रहे थे। उन्होंने अपनी डायनेस्टी को बढ़ाया, डायनेस्टी को बढ़ाने के बाद धीरे धीरे इन्होंने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ लिया। अब अगर बात करें ये पावर में कैसे आए, तो महमूद जो था
सुबुद्दीन का बेटा था, टर्किश स्लेव था, जिसने धीरे धीरे गजनविद एम्पायर को, डायनेस्टी को बना लिया। 998 के अंदर, यानी जब गजनवी 27 साल का था, उसकी एक्टिविटीज को देखकर ऑलरेडी काफी ज्यादा उसका मान सम्मान, नाम ऑलरेडी विस्तार में फैलता जा रहा था कि वो कितना जबरदस्त लीडर है। उसके समय में जहां पर भी वो जाता था, ये कहा जाता था कि अपनी लड़ाई कभी हार कर नहीं आता था। तो यही तो रीजन था कि जहां जहां बढ़ता चला गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं और तेजी से बढ़ती चली गई। इस तरीके से इंस्पिरेशन जो थी बढ़ती चली गई, भूख बढ़ती चली गई और बढ़ता हुआ लड़ाइयों की तरफ चलता गया। कहा जाता है कि लगभग 20 बार उसने एक तरीके से अटैक किया और जहां भी अटैक किया वो आगे जीतता ही चला गया। वो अटैक में कुछ अटैक कश्मीर, पंजाब और भारत के अलावा ईरान के भी कुछ इशारों पर था। अब जब महमूद गजनवी अपने एरिया के अंदर, अपनी गजनवी डायनेस्टी के अंदर आराम से रह रहा था, तो एक बार एक ऐसे ही कैलिफेट ने कहा, एक ऐसे ही धर्मगुरु ने इनसे कहा कि ये व्यक्ति यानी महमूद गजनवी जिस भी रास्ते पर जाएगा कभी भी हार का सामना नहीं करेगा, कभी भी हार का सामना नहीं करेगा। इनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो ये जहां भी बढ़ेंगे देश के लिए जीत हासिल करते जाएंगे। ये बात सुनने के बाद उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी और ज्यादा बढ़ती चली गई। अब बढ़ती चली गई तो लालच और भूख भी बढ़ा, क्योंकि इन्हें गजनविद डायनेस्टी को अफगानिस्तान के अंदर और ज्यादा इंप्रूव करना था और ज्यादा पावरफुल बनाना था। पावरफुल बनाने के लिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश की तरफ बढ़ते हैं। देश की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर से शुरू होती है असलियत में लालच की लड़ाई। अब यहां पर महमूद साहब इन्वेड करते हैं इंडिया के अंदर। 17 बार इन्वेजन होता है। जहां पर जाते हैं, जितनी बार अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद बुरी तरीके से लूटपाट करके वापस आ जाते हैं। 1001 से लेके 1026 तक इनका 17 बार देश के अंदर एंट्रेंस हुआ और जब भी घुसे लूटपाट करी। इनकी लूटपाट और भूख इतनी ज्यादा थी कि सोमनाथ के मंदिर को भी पूरी तरीके से लूट कर ले गए और उसे एक तरीके से बंजर बनाकर चले गए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इनका जो इरादा था वहां से लूटपाट के अलावा और भी काफी तरीके से आगे बढ़ना था। रीजन था भारत की जमीन का उपजाऊ होना, रीजन था भारत को सोने की चिड़िया माना जाना, भारत के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों की जो भूख थी, धातु की भूख थी, वो इनको यहां तक खींच कर लाई और जितनी बार लाई उतनी बार यहां पर आंधी की तरह आते गए, लूटते गए और जाते गए। अब यहां पर जब इन्होंने 1001 के अंदर एंट्री की तो इनका जो सामना हुआ पंजाब का जो उस समय में रूलर हुआ करता था जयपाल से सामना हुआ। मोहम्मद जो था 15,000 घुड़सवारों के साथ इनके सामने खड़ा था, जबकि जयपाल जो था 12,000 घोड़े, 30,000 सेना और 300 हाथियों के साथ इनसे भिड़ता है। भिड़ने के बाद में लड़ाई होती है पेशावर की तरफ। काफी लंबे समय तक इनको वहीं पर रोका जाता है, जो उस समय में भारत था। आज के दिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो हिस्सा हमारा ही है आज भी। खैर, क्योंकि इतिहास ये गवाह है, इतिहास गवाही देता है कि उस समय में हिंदू राजाओं ने देश को बचाने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। खैर, आगे जब आप चलते हैं तो आप क्या पाते हैं कि बुरी तरीके से मारकाट होती है। यहां पर मुस्लिम हॉर्समैन जो होते हैं एक तरीके से मारकाट मचाते जाते हैं। मारकाट मचने के बाद जयपाल जो होता है पकड़ा जाता है और उसके साथ उसके 15 अफसर पकड़े जाते हैं। अब पहली बार होता है कि गजनवी सोचता है कि इसको आजाद कर दिया जाए। अब सोचता है इन्हें रिलीज कर दिया जाए और रिलीज कर भी दिया जाता है, लेकिन अपनी हार का जो बदला होता है ना, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बर्दाश्त ना करने के बाद अपना जीवन त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? कारण देखने लायक है। कारण यह था कि जब ये लड़ने के लिए आए तो ये इतने ज्यादा एकदम स्ट्रांग होकर लड़ने आए थे कि इनकी वीकनेस जो थी वो आसपास के राज्यों से गजनवी को प्राप्त हुई। अब वीकनेस प्राप्त हुई, सुपीरियर लड़ने का तरीका था, बहुत अच्छे पैटर्न से जितने भी गजनवी गौरिया इनके पास लड़ने की कलाएं थी, युद्ध पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे। तो ये आए तो इन्होंने लूट मचाई। जयपाल ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश करा दिया, मतलब आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने के बाद में अब इनकी
हत्या का बदला लेने का नंबर आया आनंदपाल का। आनंदपाल का जब हत्या का नंबर आया तो उसने सोचा कि बदला किस प्रकार से लिया जाए। बदला लेने के लिए आनंदपाल जो बेटा था उसने गजनवी से लड़ने के लिए जितने भी राजा थे उन सबसे मदद मांगी। सभी राजाओं ने, किसी ने अपनी सेना भेजी, कुछ राजा खुद ही लड़ाई में शामिल हुए। लड़ाई में शामिल होने के बाद 1008 में फिर से आमना सामना हुआ पेशावर के पास में। 40 दिन तक लड़ाई चली, लेकिन इनकी लड़ाई का तरीका क्या था कि बड़े बड़े हाथियों को सामने ला देते थे और हाथियों को छोड़ देते थे सेना के ऊपर। अब क्या हुआ, हाथियों को जब सेना पे छोड़ा गया तो काफी तेजी से लड़ाई चल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि आनंदपाल का जो हाथी था वो तेजी से घबरा गया और घबरा कर ड्रम की बीट से शोर शराबे को देख के घबरा गया और पीछे की तरफ हटने लगा। पीछे की तरफ हटने लगा तो इस परिस्थिति के अंदर क्या हुआ, सिर्फ इस बात का फायदा उठाया गया और फायदा उठाने के बाद शोर मचा दिया गया। किसके द्वारा? महमूद के द्वारा शोर मचा दिया गया कि भाई सेना पलटकर भाग रही है। केवल हाथी का पीछे हटना, घबरा कर जीत रहे थे, बुरी तरीके से जीत रहे थे। महमूद गजनवी उस समय हार जाता। केवल उस समय में सेना में थोड़ी सी पेशेंस होती तो। पेशेंस नहीं थी, डर गए, हाथी पीछे हटा, लगा कि भाई सेना हार गई और शोर मचा दिया गया। शोर मचाया, लोगों को लगा कि भाई राजा पीछे हट रहा है और जीती जिताई बाजी हार गए। यहां पर शुरू होती है हारने की कगार। आनंदपाल यहां पर जीता जिताया हार जाता है। जो जीती हुई मोमेंटस विक्ट्री थी वो हार में बदल जाती है और महमूद जो होता है खुशियों से बढ़ता हुआ फिर आगे वेल्थ को लूटता हुआ कन्नौज तक पहुंच जाता है 1018 में। और उसे एक बात पता चल जाती है कि जहां भी बढ़ना है लूटपाट करनी है और राजा जो है वो केवल अफवाहों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, खुद की क्षमताओं के भरोसे। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव 1015 कश्मीर के बाद ग्वालियर, कालिंजर। धीरे धीरे भारत की सारी जो संपत्ति थी वो संपत्ति लूटी जाने लगी, क्योंकि लुटेरा था, लूटी जाने लगी। बदले में और कोई राजा बचा नहीं था उस समय के अंदर जो लूट पाता। खैर यहां पर लड़ाई जो होती है समाप्त होती है। इतना पैसा ले जाता है कि बहुत ज्यादा। अब बात करें गजनवी के बाद के समय की, तो जब पंजाब को उन्होंने एनेक्स कर लिया और सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, सारा पैसा यहां से चला गया, तो उसके बाद गजनवी जो था भारत की आर्ट और कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर हो गया। यहां पर इंस्पायर होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसने शुरू करी किस चीज की? धर्म परिवर्तन की। जहां पर भी रहा उसने लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया और जबरन ताकत के दम पर धर्म परिवर्तन कराया। मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई। मस्जिदें बनाने के बाद बहुत भारी मात्रा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया सेंट्रल एशिया में। उसको डर था, क्या डर था? कि यदि ये अपने हिंदुत्व पर अड़े रहे तो आज नहीं तो कल ये फिर सेना इकट्ठी करेंगे और हो सकता है कि ये पूरी तरीके से उस बार कामयाब ना हो पाए। तो मोहम्मद गजनवी ने एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर दिया और एग्जाम्पल सेट करने के बाद धर्म परिवर्तन इतनी तेजी से कर दिया कि लोग जो थे अपने आप को संभाल ही नहीं पाए, मंदिर मस्जिद के चक्रों में उस समय से फंसते चले गए और फंसते फंसते एक लंबा समय बीत गया। अब यहां पर जो कहा जाता है सोमनाथ का टेंपल इतना ज्यादा भव्य हुआ करता था कि लोगों के पास में संपत्ति हो या ना हो, उस समय में यह कहा जाता था कि यह संपत्ति कहीं मिले या ना मिले लेकिन भव्य मंदिरों में जरूर मिलेगी। अब मंदिरों में, ये भव्य मंदिरों में जरूर मिलेगी। लोग आएंगे, राजा महाराजा अपनी बहुत बड़ी संपत्ति यहां पर रख के जाएंगे। तो यहां पर जब रख के जाएंगे तो लूटने के लिए राजाओं को लूटना नहीं था, मंदिरों पर अटैक करो और मंदिरों पर अटैक करने के बाद में अपना सारा पैसा इकट्ठा करो और गजनवी डायनेस्टी को और ज्यादा अच्छे से चलाओ। ऐसा ही हुआ। अब आगे बात करते हैं। कुछ राइटर्स के अनुसार बात यदि की जाती है तो कुछ राइटर्स का कहना था कि गजनवी एक बहुत जबरदस्त चैंपियन था, एक अच्छा लीडर था उसमें देश
के लिए या किसी भी पर्पस के लिए लड़ने की कला थी, तभी तो देश के अंदर लड़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। इसमें उसकी शक्ति माने या अपने देश में राजाओं की कमी माने, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन खैर, सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में बताया कि मिलिट्री को बहुत बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रखता था, इतना एक्सप्लॉयटेशन करता था कि उसके जो लोग थे वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते थे, और कभी संतुष्ट नहीं हो पाते थे, जो इसके खिलाफ जाता था उनको मार देता था। धीरे धीरे जो था ये इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया कि भारतीय जितने भी लोग थे वो इनसे परेशान होने लगे और बदला लेने की जो भावना थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब गजनवी के बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने इस्लाम को लेकर वो इतना ज्यादा आकर्षित हुआ कि उसने अपने देश के अंदर जब वो वापस गया तो यहां पर से काफी ज्यादा वो चीजें लूट कर गया जिससे अपने देश में कल्चर को, आर्ट को किताबों के द्वारा बढ़ा सके, ज्ञान बढ़ा सके, और ये कहा जाता है कि उसे काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन वो ज्ञान जब प्राप्त हुआ होगा वो अलग बात है। लेकिन यहां पर यह चीज मानने को मिलती है कि भारत में एक लुटेरा आया, उस लुटेरे ने आगे आने वाले अन्य लुटेरों को रास्ता दिखा दिया और इतना जबरदस्त रास्ता दिखाया कि उसके बाद से गुलामी देश की शुरू होती चली गई और देश को बुरी तरीके से लूटने के साथ साथ एक तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया गया। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।